नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अतीत से मुंह मोड़। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिन के दिन जुड़ते चले जाते हैं और जीवन आगे बढ़ता रहता है, पर क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई एक दिन बाकी सबसे अलग कुछ विशेष महत्व का बन जाता है? अति सामान्य रूप से शुरू हुआ दिन भी अन्य आम दिनों की तरह ही बीत रहा होता है कि कोई घटना, कोई बात जीवन का रुख मोड़ देती है, हमारे विश्वास को झंझोड़ देती है। किसी को कुछ दिखाई दे या ना दे, पर हम पहले जैसे नहीं रहते, भीतर से कहीं बदल चुके होते हैं। लंबे अरसे तक याद रहता है ऐसा दिन। इसी तरह का एक दिन मेरे स्मृति पटल पर इतना गहरा अंकित है जो पत्थर पर खुदा कोई ऐतिहासिक शिलालेख। उस दिन शिमला के स्कैंडल पॉइंट पर बैठी थी मैं। हर बार स्थानों के विधिवत नामकरण नहीं किए जाते शायद। मनुष्यों की ही तरह कभी कभी जगह भी किसी खूबी, किसी किस्से को लेकर खुद ही नाम अख्तियार कर लेती है। जैसे यह स्कैंडल पॉइंट एक किसी रियासत के भूतपूर्व राजा की रासलीला स्थली थी। यह जगह जिसके साथ देसी और विदेशी अनेक लड़कियों के नाम जुड़े थे, उसके नित नए प्रेम प्रसंगों के कारण ही इस जगह ने यह नाम अर्जित किया है। स्टेशन की तरफ जाती ढलवा सड़क, मॉल और शिमला के ख्याति प्राप्त रिज के संगम पर खड़ा है स्कैंडल पॉइंट। पर इसकी लोकप्रियता का असली कारण सामने का प्राकृतिक सौंदर्य है। हरी भरी घाटी और झक सफेद रुई का लबादा ओढ़े दूर खड़े पर्वत। ठीक यहीं एक बड़ा सा चबूतरा बना है। धूप से बचने के लिए ऊपर बड़ी सी छतरी भी तनी है। प्राकृतिक सुषमा और मॉल की रौनक, इस चबूतरे पर बैठ सभी चीज़ों का आनंद लिया जा सकता है। स्टेशन की तरफ से आती सड़क की चढ़ाई चढ़ते हाँफते थोड़ी देर पहले ही हम यहाँ पहुँचे हैं और थक कर चबूतरे पर बैठ गए हैं। ऊपर की छतरी के कारण यहाँ बहुत लोग बैठे हैं। ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी शिमला का तापमान इतना हो जाता है कि सैलानी छाह की तलाश करने लगते हैं। विशेषकर इस सड़क की चढ़ाई चढ़कर आने वाले अधिकतर लोग थोड़ी देर यहाँ बैठकर जरूर आराम करना चाहते हैं और बैठने की जगह न होने पर भी धूप से बचने के लिए छतरी के नीचे कुछ पल सुस्ता तो जरूर लेते हैं। मेरा घर से निकलना किसी निकट संबंधी के घर, शादी ब्याह अथवा फिर मातम पुरसी पर जाने तक ही सीमित था। पति को सैर सपाटे पर जाना समय और धन दोनों की बर्बादी लगता है, जबकि हमारे ठीक पड़ोस में रहने वाले सिन्हा दंपत्ति घूमने फिरने के बेहद शौकीन हैं। एक पर्यटन स्थल से लौटते ही दूसरे की योजनाएं बनानी शुरू हो जाती हैं। उस बार हट करके वह हमें भी अपने संग शिमला ले गई। किसी पर्वतीय स्थल पर आने का मेरा तो यह पहला ही अवसर था। पहाड़ जो दूर से विभाजित दिखाई देते हैं, उन पर मनुष्यों ने घनी आबादी वाले शहर बसा लिए हैं। कभी धूप और बादलों का खेल, कभी धुंध का नीचे घरों में घुस आना। मेरे लिए यह सब बहुत नया था। हम खूब घूमे फिरे, आसपास के दर्शनीय स्थल देख डाले, जाखू की पहाड़ी भी चढ़ाई। बस पर्वतीय रेल की यात्रा करना बाकी रहा था। सिन्हा दंपत्ति उस पर अनेक बार घूम चुके थे, अतः अब नहीं जाना चाहते थे। सो तय हुआ कि हम दोनों सुबह स्टेशन जाएंगे और सिन्हा दंपत्ति सुबह का समय रिज पर बैठ प्राकृतिक सुषमा का आनंद लेंगे। रेल में घूमकर 2 बजे हम उन्हें चबूतरे पर मिलेंगे और फिर एक संग भोजन कर होटल लौटेंगे। पर हम नियत समय से काफ़ी पहले लौट आए। पति ने थोड़ी देर चबूतरे पर बैठ विश्राम किया और फिर सिन्हा दंपत्ति को बुलाने रिज की ओर चल पड़े ताकि जल्दी भोजन कर दोपहर को थोड़ा आराम किया जा सके। मैं वहीं चबूतरे पर बैठी आते जाते लोगों को देखने लगी। इतने लोग थे
और ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली की ही किसी भीड़ भरी सड़क पर बैठी हूँ। मॉल पर भी दिल्ली के किसी बाजार से कम रौनक नहीं थी। हाँ, मौसम जरूर बेहतर था। निश्चिंतता का यह भाव शहर की सड़कों पर कहाँ। शहर की सड़कों पर तो लोग हर समय भागते ही नजर आते हैं। पार्क में सुबह सैर करने आए लोग भी ऐसी जल्दी में रहते हैं मानो कोई काम निपटाने आए हों बस। सहसा मेरी दृष्टि स्टेशन की तरफ से आती सड़क पर रुक गई। बातों में मशगूल दो पुरुष आकृतियों पर। एक व्यक्ति थोड़ा नाटा था और दूसरा लंबा और मोटा भी। इसी दूसरे ने जाने क्यों मुझे प्रकाश की याद दिला दी। हालांकि कम ही समानता थी दोनों में। प्रकाश का छरहरा बदन था और घुंघराले बाल थे। घुंघराले या सीधे, इन महाशय के सिर पर तो बाल ही नहीं थे। हाँ, कद उतना ही होगा, निश्चय ही यह कोई और है। मैंने अपने मन को समझाया, कोई भी हो, उसने प्रकाश की याद अवश्य ताजा कर दी थी। एक टीस सी भर दी थी मन में। प्रकाश के संग बिताए 2 वर्ष फिर से सजीव हो उठे थे। कितनी ही बार तो याद किया है मैंने उसे पिछले 25 वर्षों में। बात करने का उसका तरीका, चलने बैठने का अंदाज, तारीफ करने की अदा, उसके लिए चुने गए शब्द, सब कुछ तो अंकित है मेरे स्मृति पटल पर। कैसा तो आकर्षक व्यक्तित्व था उसका और कितना दरिया दिल था वह। जब भी मिलने आता कोई ना कोई तोहफा जरूर लाता। कभी मेरी मनपसंद किताब, कभी फूल। खूब समझता था मेरी पसंद को। मेरे 20वें जन्मदिन पर उसका लाया उपहार तो आज भी मेरी अलमारी में सुरक्षित रखा है। शुद्ध चांदी का बना गुलाब और उसके ठीक बीचों बीच रखा बड़ा सा मोती। चाहे तो चैन में डालकर पैंडल की तरह पहन लो, चाहे साड़ी पर ब्रुश की मानिंद लगा लो। न मैंने कभी उसका इस्तेमाल किया, न खुद से जुदा ही कर पाई। ठीक प्रकाश की ही मानिंद, जिसे ना तो पा सकी न कभी दिल से जुदा कर पाई। प्रकाश की बहुत याद आने पर इस पैंडल को निकाल और सहलाकर संतोष कर लेती हूँ बस। उसके संग बिताए दिन वह करीब आने की कोशिश करता, लेकिन मेरा संस्कारी मन छूने की इजाज़त कभी न देता उसे। मेरा लालन पालन बहुत पारंपरिक माहौल में हुआ था, अतः मैं दृढ़ता से उसका हाथ अलग कर देती। पर उसके मन में उमड़ती यह लालसा, यह चाह मन को अच्छी जरूर लगती थी। यूँ लगता है जैसे एक लुभावना स्वप्न ही देखा था मैंने, जो भोर होते ही टूट गया। आज आलम यह है कि पति घर में खर्च होने वाले हर रुपये का हिसाब रखते हैं। तोहफा तो क्या, ज़रूरत की चीज़ें भी मुश्किल से खरीद पाती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि आमदनी कम है, ऐसा होता तब भी सब्र कर लेती मैं। प्राय ही कल्पना किया करती हूँ कितना अलग होता प्रकाश के संग जिया जीवन। मौज मस्ती, दुनिया भर की सैर, मनचाहा खरीदना पहनना, और कैसा जीवन जी रही हूँ आज मैं। खैर, गिला भी किससे करूँ। प्रकाश ने ही तो साथ नहीं निभाया। अचानक एक दिन ऐलान कर दिया कि एक कोर्स करने 2 वर्ष के लिए मुंबई जा रहा है। कौन जाने उसकी बात कितनी सच थी। मुंबई ही तो जाना था, विलायत तो नहीं। सारे संपर्क सूत्र क्यों तोड़ गया। बहुत दिन इसी आशा में रही कि वह संपर्क करेगा। लंबे अरसे के इंतजार के बाद ही माता पिता द्वारा पसंद किए लड़के से विवाह करने की हामी भरी थी मैंने। यह सब लिखने पढ़ने में आपको भले समय लगा होगा, पर मन की रील पर तो पलों में गुजर गया। और वह दोनों मित्र हाँफते हाँफते वहीं चबूतरे तक आन पहुँचे। अब काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा हो चुके थे। दिन चढ़ने के साथ मौसम भी गर्माने लगा था। बैठने की जगह न बची तो लोग छतरी की छाया में खड़े होने लगे। वह दोनों भी मेरे ही करीब आन खड़े हुए। उनकी बातों से स्पष्ट था कि दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और किसी ट्रेनिंग के सिलसिले में शिमला आए थे। दफ्तर की राजनीति, सहकर्मियों के किस्से, उनकी इन्हीं सब बातों से अपने परिचित शहर का नाम कानों में पड़ा
तो मेरा पूरा ध्यान ही उनकी बातों पर केंद्रित हो गया। बातों में ही नाटे व्यक्ति ने अपने मित्र को यार प्रकाश कहकर संबोधित किया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि यह मेरा प्रकाश ही है। मैंने सोचा कि इनकी बातों का सिलसिला रुके तो इसे अपना परिचय दूं। अपने दोस्त के संग बातों में मशगूल, उसने तो मुझे देखा ही नहीं होगा। इतने में प्रकाश ने कहा, यार नीलू के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट खरीदना है। पत्नी के लिए ना खरीद कर सेक्रेटरी के लिए खरीदना चाहते हो। मित्र के इस प्रश्न का प्रकाश क्या उत्तर देगा, यह जानने को मैं उत्सुक हो उठी और परिचय देने का विचार थोड़ा स्थगित कर दिया। यार बात यह है कि नीलू आजकल बहुत नाराज है मुझसे। पिछले सप्ताह उस पर दबाव डालकर उसका अबॉर्शन करवाया था ना, तब से गलती हालांकि उसी की है। मैंने तो उसे विवाह करने का आश्वासन कभी नहीं दिया, पर वह शायद यही सपना देख रही है। मैंने उसे नहीं बताया तो भी जरूर जानती ही होगी कि मैं विवाहित हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ यार। पत्नी से भी मुझे कोई गिला नहीं है, पर बड़ी तेज हैं ये आजकल की लड़कियाँ। मेरी बदनामी करने से चूकेगी नहीं, इसीलिए उसे खुश करना जरूरी है। सोचता हूँ डायमंड का एक पेंडेंट ले दूँ तो चुप हो जाएगी। बस अपना मुंह सीले और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी अब मैं उससे बोर हो चुका हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है। क्रोध तुम पर आता है और अफसोस भाभी जी पर होता है। कितनी मृदभाषी, सुंदर और समझदार है वह। कोई और होता तो उन्हें सिर आंखों पर बिठा रखता, पर तुमने उनकी कद्र नहीं की। मैं कब इनकार करता हूँ तुम्हारी बात से, पर यार जिस तरह हर रोज एक ही प्रकार का भोजन खाते खाते इंसान बोर हो जाता है, चाहे वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो। इसी तरह एक ही स्त्री से भी तो हो जाता है। जीवन में थोड़ा तो बदलाव चाहिए ही, थोड़ी वैरायटी, यू नो। प्रकाश के मित्र ने क्या उत्तर दिया यह तो मैं सुन ही नहीं पाई। मेरा अपना मस्तिष्क ही अनेक सवाल करने लगा। वाह जनाब, यही वैरायटी वाली बात यदि पत्नी भी सोचने लगे तो सहन कर पाएंगे आप? समाज का क्या होगा? सोचा आपने? आपके लिए लड़की आमोद प्रमोद का खिलौना, इस्तेमाल करके किनारे कर दी जाने वाली वस्तु। लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाने के लिए आप जाल फैलाते रहे तो कोई बात नहीं, उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि वह अपना हक मांगे तो कहते हैं आजकल की लड़कियां बहुत तेज हैं। प्रकाश के प्रति मेरा सम्मोहन भंग हो चुका था। इतने वर्षों के बाद आज समझ आया कि वह क्यों मेरे लिए उपहार लाता था, और जब मेरे संस्कारी मन ने उसे अंतरंग न होने दिया तो वह नए शिकार की तलाश में मुझसे दूर चला गया। मेरा तो सौभाग्य था कि मैं ऐसे व्यक्ति के चंगुल से बच गई। ऐसी न जाने कितनी लड़कियों का जीवन इसने नष्ट किया होगा। जंगली जानवरों का शिकार करने वाले भी दंड के भागी होते हैं, पर भोली भाली लड़कियों का शिकार करने वाले मनुष्य रूपी इस पशु को कौन दंड देगा? मैं क्रोध से उफन रही थी। उसे खरी खोटी सुनाने को शायद तलाश रही थी कि रिच की ओर से सिन्हा दंपत्ति के संग मेरे पति आते दिखाई दिए। मैं झटके से उठी तो मेरी गोदी में पड़ा मेरा पर्स नीचे गिर गया। प्रकाश ने झुककर उसे उठाया और बड़े अदब से मुझे पेश किया। धन्यवाद देते हुए मैंने एक भरपूर निगाह उस पर डाली, पर उसके चेहरे पर मुझे पहचानने का कोई भाव नहीं उभरा। अपनी पुरानी यादों की बदी गठरी मैंने वहीं छोड़ दी और अपने अतीत से मुंह मोड़ तेजी से रिच की ओर बढ़ गई। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।